टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बेसिक ओवरव्यू ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। आज हमने देखना है कि लैक्टिक एसिडोसिस का मेजर कॉजेस क्या होते हैं और इसके बेसिक इफेक्ट क्या होंगे। तो एक पूरा आपको ओवरव्यू या फिर फ्लो चार्ट नजर आ रहा होगा लैक्टिक एसिडोसिस पर। तो लैक्टिक एसिडोसिस किन किन कंडीशन में हो सकती है और कौन कौन से टिश्यू लैक्टेट को प्रोड्यूस करते हैं, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस करते हैं। तो यहाँ पर हम देखिएगा कुछ ऐसे टिश्यू जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है या फिर ना होने के बराबर है, क्योंकि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस कराने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन इनमें से किसी एक का ना होना चाहिए। तो कुछ ऐसे टिश्यू जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो होता है लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के जरिए काम करेंगे। कुछ ऐसे टिश्यू जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होता लेकिन ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल आरबीसीज। कुछ ऐसे टिश्यू जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन कभी कभार वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस कर लेते हैं और बाज़ औक़ात लैक्टेट को ऑक्सीडाइज करके पायरुवेट बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज देखने को मिलती है। पहले कैटेगरी को देख लेते हैं कि कुछ ऐसे टिश्यू जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होता तो वो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस नहीं करते। इसकी एग्जांपल है आरबीसीज। आरबीसीज के लिए को एनर्जी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की एक्टिविटी के लिए चाहिए, क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप 3 सोडियम को बाहर फेंक के 2 पोटेशियम को अंदर लाकर ये सेल के वॉल्यूम को, सेल की शेप को कंट्रोल करता है। अगर ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट आरबीसी के अंदर खत्म हो जाए, पायरुवेट काइनेस की डेफिशिएंसी हो जाए, तब हमें हिमोलिटिक अनीमिया देखने को मिलता है। नॉर्मली आरबीसी के अंदर जो एंड प्रोडक्ट होती है ग्लाइकोलाइसिस की, वो ऑलवेज लैक्टेट होती है, हमेशा ही लैक्टेट देखने को मिलती है। दूसरा, कुछ ऐसी कैटेगरी या फिर कुछ ऐसे टिश्यूज भी होते हैं जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया है लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है। वो कौन कौन से हैं? रीनल मेडुला, रेटिना, स्किन, वाइट फाइबर स्केलेटल मसल, ब्रेन, लीवर, किडनी, जीआईटी, हार्ट। ये टिश्यू ऐसे हैं जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है लेकिन कभी कभार ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए हाइपोक्सिक कंडीशन में। अभी हाइपोक्सिक कंडीशन में लैक्टेट को क्यों प्रोड्यूस करेंगे? इसकी वजह यह है कि जब ऑक्सीजन सप्लाई कम है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चल सकती। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं चलेगी तो फिर NADH वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH और FADH2 इन्होंने अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डोनेट करने होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डोनेट नहीं कर सकेंगे तो NADH और FADH2 ये रीऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। जब ये रीऑक्सीडाइज नहीं हो सकते तो ये दोबारा यूटिलाइज नहीं हो सकते। तो हम TCA साइकिल, तो हम ये कह सकते हैं कि जो TCA साइकिल वो स्टॉप हो सकती है। यहाँ तक कि ग्लाइकोलाइसिस भी स्टॉप हो सकती है, क्योंकि एक स्टेप होता है जिसके अंदर NADH की रिक्वायरमेंट होती है, NAD की रिक्वायरमेंट होती है। NAD ऑक्सीडाइज फॉर्म में चाहिए होता है। अगर ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में नहीं होगा तो फिर ग्लाइकोलाइसिस भी स्टॉप हो जाएगी। तो फिर उस NAD को NAD यानी NADH की रीऑक्सीडेशन कराने के लिए हम लैक्टेट को पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट करा देते हैं। इस स्टेप को बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एंजाइम होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, डिपेंड करेगा NADH और NAD की रेशियो के ऊपर। ओके, कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो लैक्टेट को ऑक्सीडाइज करा देते हैं पायरुवेट के अंदर। लैक्टेट को ऑक्सीडाइज करा देते हैं पायरुवेट के अंदर। जब पायरुवेट लैक्टेट से पायरुवेट बनता है तो वो पायरुवेट 2 कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। या तो वो एसिटाइल कोए बनाएगा या फिर वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर लीवर और किडनी है, लीवर और किडनी में पायरुवेट 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो वो एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसने ब्लड ग्लूकोज लेवल बनाना है, हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करना है, तब वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर एंटर हो जाएगा। ओके, अगर हार्ट होगा, तो हार्ट के अंदर जो पायरुवेट होगा वो हमेशा ही एसिटाइल कोए बनाएगा। एसिटाइल कोए TCA साइकिल में जाएगा, वहाँ पे एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी पंप करने के काबिल होगी, पंप करने के काम आएगी हार्ट के। जबकि लीवर और किडनी एनर्जी को भी हासिल करेंगे और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया। ये था नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी लैक्टिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। सेप्टिक शॉक हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई एबनॉर्मली कम होगी, न्यूट्रिएंट सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम होगी, हेमरेज हो गया जिसकी वजह से ब्लड फ्लो टिश्यू की तरफ काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, कैंसर कैशेक्सिया हो गया, क्योंकि कैंसर में ऑलवेज लैक्टिक एसिडोसिस। इस इफेक्ट को बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, हार्ट के मायोकार्डियम की तरफ ऑक्सीजन सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम होगी, तब भी लैक्टिक एसिडोसिस होगा। पल्मोनरी इम्बोलिज्म यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन में कोई इम्बोलस आ गया, तब पल्मोनरी टिश्यू में भी लैक्टिक एसिडोसिस देखने को मिल सकती है।
या ये भी हो सकता है कि जो आर्सेनाइट या ट्राईवैलेंट फॉर्म आर्सेनिक की और मर्क्यूरिकाइन या लिपोइक एसिड के थायोल ग्रुप के साथ बाइंड कर ले, जिसकी वजह से पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की एक्टिविटी ड्रॉप हो जाएगी। अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट्स में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, थायमीन की डेफिशिएंसी होगी, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के E1 सब यूनिट को रिक्वायर होती है। थायमीन पायरोफॉस्फेट नहीं होगा तो फिर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की एक्टिविटी ड्रॉप कर जाएगी। ये हो सकता है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिले। तब ये होगा कि जो पायरुवेट की कंसेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। जब भी पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा तब ये लैक्टेट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस हमें देखने को मिलेगा। तो लैक्टिक एसिडोसिस किन किन कंडीशन के अंदर देखने को मिल सकता है? फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर, कुछ स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर आ सकता है, और पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आर्सेनाइट, मर्क्यूरिक फॉर्म की टॉक्सिसिटी, अल्कोहल, इसके बाद यहाँ पे सेप्टिक शॉक लिखा हुआ है, अनकंट्रोल्ड हैमरेज, कैंसर कैशेक्सिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इस पैथोलॉजिकल कंडीशन में हमें लैक्टिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है। और लैक्टिक एसिडोसिस एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस की टाइप होती है। अगर लैक्टेट का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो फिर तो हम कह सकते हैं कि जो pH है वो ड्रॉप कर जाएगी, pH ड्रॉप कर जाएगी, कोमा भी हो सकता है। इसके साथ हमें देखना चाहिए ऑक्सीजन डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है किसी चीज़ से कर्जा लेना। अगर लैक्टेट का लेवल ज़्यादा होता है तो फिर ऑक्सीजन डेप्थ भी ज़्यादा होगी। अब ऑक्सीजन डेप्थ होती क्या है? ऑक्सीजन डेप्थ ये होगी कि हमें एडिशनल इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजप्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल टू प्रोवाइड ATP एंड GTP फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब ये होगा कि जितनी हमने लैक्टेट प्रोड्यूस किया है, जितनी हमने लैक्टिक एसिडोसिस करवाई है, तो फिर अगर हमने लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट कराना होगा, पायरुवेट से ग्लूकोनियोजेनेसिस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है। इसमें आपको ATP चाहिए और GTP चाहिए। अब जाहिर है आपने ATP और GTP चाहिए ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की कंजप्शन होगी। तो जितना ज़्यादा हम लैक्टेट इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा पायरुवेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराना पड़ेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। जितना ज़्यादा कन्वर्ट कराना पड़ेगा उतना ही हमें एनर्जी चाहिए होगी ATP की फॉर्म में और GTP की फॉर्म में। उसके लिए ऑक्सीजन की कंजप्शन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा कंजप्शन होगी तो फिर एनर्जी भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। ज़्यादा एनर्जी देखने को मिलेगी, ज़्यादा ATP, ज़्यादा GTP, ज़्यादा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ज़्यादा हमें नुकसान कवर करना होगा। तो ये था बेसिक ओवरव्यू लैक्टिक एसिडोसिस का। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।